हेलो बच्चा लोग, जेई मेंस का एग्ज़ाम सेकेंड अटेम्प्ट आ रहा है। और वो बच्चे जो खासकर मैं बोलूँगा, हमारे यहाँ तो उसे कॉन्कर बोलते हैं, लेकिन वो बच्चे जो रिपीटर्स हैं, है ना, उनके लिए सेकेंड अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने का, रिवाइज करने का टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट तक नहीं मिल पाया था। ये ऐतिहासिक बैच भी रहा, जिसमें स्टार्ट तो सितंबर में हुआ, मतलब जेई का रिजल्ट वगैरह आने के बाद अगर हम देखें, लेकिन ख़त्म करने की डेट, या यूं कहें कि जेई मेंस की फ़र्स्ट अटेम्प्ट की डेट बहुत पहले आ गई। तो बच्चों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मेन पर्पस है बच्चों की मदद करना, अपने अनुभव को आप लोगों तक पहुँचाना, कि जो भी आज तक बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है और बच्चों से सीखा है मैंने कि किस तरीके से पेपर देना चाहिए, वो आप लोग के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर जेई मेन 2003, तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ बच्चों। तो इसमें मेरा मानना ये है कि कोई भी स्ट्रैटेजी बच्चों फिक्स नहीं होती है ना। मतलब इसी कारण से मैं भी बड़ी दुविधा में था जब मुझसे बोला गया कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दें तो बच्चों का बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं बड़ी दुविधा में था, क्योंकि क्या है बच्चों, ये स्ट्रैटेजी अलग अलग तरीके के लोगों के लिए अलग अलग होनी चाहिए। मतलब ये कि वो बच्चे जो टॉप 100 की टॉपर्स हैं, टॉप रैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। और वो बच्चे जो सिलेक्शन चाहते हैं, एक ठीक ठाक एनआईटी में सिलेक्शन हो जाए ऐसा चाहते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। तो दो हिस्सों में अगर हम इस स्ट्रैटेजी को डिवाइड करें, तो एक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी है। मैं एक बार इस पेन को ले आता हूं। एक है सिलेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी और एक है टॉपर या रैंक के लिए स्ट्रैटेजी। इन दोनों में क्या है बच्चों, इसमें ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं है। इसमें क्या करना है, टॉपर के लिए पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आसान है, सही बताऊँ तो। क्योंकि आप अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको सारा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसमें एक ही बात मैं बताऊँगा कि टॉपर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो ये होती है बच्चों कि ये लोग परेशान बहुत जल्दी होते हैं। मतलब ये कि अगर इनसे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन नहीं हुए और ये उम्मीद करके गए थे कि 300 में 300 तो नंबर लाने हैं हमको, तो ये घबराना शुरू कर देते हैं। ये जो टॉपर्स के साथ प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही नुकसानदायक है बच्चों। इससे बचना है। इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है, आपने कह दिया इससे बचना है, वो तो हमें भी पता था, लेकिन हम बचें कैसे सर, आप हमें ये बताएं। तो बच्चों, बचने का तरीका जो मैंने आज तक बच्चों से डिस्कस किया है, क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ, जाहिर सी बात है, बच्चों के साथ ही डिस्कस करता हूँ, जो बच्चों के अनुभव हैं उनको सुनता हूँ हर साल, और फिर मैं आप लोगों तक वो बात पहुँचाता हूँ अपने माध्यम से। तो बच्चों का ये कहना रहा है कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ था जेई मेंस में कि शुरुआत के 2 या 3 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे लगातार। तो मैंने क्या क्या किया कि मैंने सर उल्टा शुरू कर दिया पेपर। और उल्टा शुरू जब किया मैंने पेपर, तो जब उल्टा शुरू करने के बाद जब मैं वापस से उन क्वेश्चंस पे गया तो वो क्वेश्चन मुझसे हो गए। तो कई बार बच्चों हमें एक स्टार्ट चाहिए होता है, कई बार हम एक मनोवैज्ञानिक दबाव में, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं और हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि वो लूप में काम करना शुरू कर देता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता है, हमसे क्वेश्चन और नहीं होता है, हमसे क्वेश्चन और नहीं होता है, हमारा प्रेशर और बढ़ता है। तो ये लूप में काम करता रहता है और इस कारण से हम अंधेरे में चले जाते हैं। इससे बचने का प्रयास करें, इस लूप को ब्रेक करें। और इस लूप को जो ब्रेक करने का तरीका है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग ऐसे रखें, जस्ट उल्टी करते हैं, मिड से स्टार्ट करते हैं, ऐसा करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये एक टॉपर के लिए स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि कभी भी ना टॉपर्स को प्री जज करके नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो ये
कि मैंने क्या देखा है कि टॉपर्स जो हैं वो एक गलती करते हैं। वो कहते हैं कि मैथ्स का पेपर टफ आना है जेईई मेंस में। आप टॉपर हैं, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप पहले से प्री जज करके जाए कि मैथ्स का पेपर टफ आएगा, क्योंकि अगर बाय चांस मैथ्स का पेपर इजी आ गया और फिजिक्स का पेपर टफ आ गया है तो क्या आप टॉप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्री जज मत करिए, सोच के जाइए, कोई भी कैसा भी आ सकता है। और एक और बात बताता हूँ, जब आप ये सोच के जाते हैं ना कि मैथ्स का टफ आने वाला है, तो पता है क्या होता है, फिजिक्स का टफ आ गया, मैथ्स का टफ नहीं आया, और आपको पता है कि फिजिक्स का इजी आता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा पता है, यार ये तो इजी है, इसमें इतना टाइम लग रहा है, तो पता नहीं मैं मैथ्स का क्या करूँगा, मैथ्स तो मेरा और बेकार होने वाला है। तो कभी भी अपने आप को प्री जज करके काम मत करिए अगर आपको टॉपर बनना है, ठीक है। तो ये टॉपर वाला हिस्सा खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ सिलेक्शन के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। उनके लिए बच्चों सबसे पहला चीज है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं वो एक नज़र मारे और मेमोरी बेस्ड सारे क्वेश्चन कर डालें। कारण क्या है बच्चों, उसका भी रीज़न बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, पहली बात तो आप याद करने के लिए आपको टेबल चेयर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये उस दिन की सुबह भी याद किए जा सकते हैं जिस दिन आपको पेपर देने जाना है। समझने वाला काम नहीं कर सकते आप जेईई में, मेंस में खासकर, क्योंकि मेंस में मेमोरी बेस्ड आता है इसलिए स्ट्रैटेजी में शामिल है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करें। कारण क्या है, जब आप एक तो तैयार करना इजी है, वो तो एक अलग बात हो गई, वो उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि आप इनको बहुत तेज करते हो। आपने क्वेश्चन देखा, आता है तो टिक, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाइए। इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपके पास स्टार्ट करने के लिए कई बार हमारा ये दिल करता है कि वो जो 10 न्यूमेरिकल होते हैं उनमें से केवल 5 ही करने हैं हमको, तो मेरे हिसाब से हमें उससे स्टार्ट करना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि नहीं, आपको 1 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आपका वो होता क्या है, जो भी बच्चे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं वो पछताते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन न्यूमेरिकल्स में उनको ये लगने लगा कि 10 में से कौन सा चूज़ करूं, तो उसमें वो टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो नहीं हुआ तो फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो 1 से स्टार्ट करिए, हैव अ लुक ऑफ अ पेपर। पहले आप फटाफट देखते जाइए और आप पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही लुक में आपको वो क्वेश्चन के टिक करते चले जाना है, वो देखते जाना है, फटाफट आपको क्लिक करना है कंप्यूटर पर और क्वेश्चन देखते जाना है। अगर आपको लगता है मेमोरी बेस्ड, खटाक से करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये देखना है जो स्मॉल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, जैसे मतलब है तो मेमोरी बेस्ड, लेकिन तो जैसे फॉर एग्जांपल डायमेंशन पर बेस्ड एग्जांपल है कि आपको पता है कि मेमोरी बेस्ड है ये डायमेंशन के क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, तो उन पर आप वो मार्क कर लिए, रिव्यू का मार्क कर लीजिए कि यार इनको वापस से मुझे देखना है, और इस सेकेंड नंबर पर इन क्वेश्चन पर आना है जो मेमोरी बेस्ड प्लस स्मॉल कैलकुलेशन पर बेस्ड है। स्मॉल कैलकुलेशन पर बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद जब आप ये काम कर लें तो फिर आती है अगली कहानी, जिसमें आपको ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ऐसा, कई लोग कहते हैं कि यार पहले देख लो कौन से क्वेश्चन आसान है, पहले वो अटेम्प्ट कर लो। आसान और टफ पहचानना पेपर में बहुत मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देखना बहुत आसान, क्वेश्चन देखने में बहुत आसान होता है, लेकिन निकलता वो बहुत टफ है। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है बच्चों, इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सब्जेक्टिव हो, मतलब इसका स्ट्रेट आंसर ना हो, इसका फिक्स आंसर ना हो, मतलब ये क्वेश्चन आसान है या टफ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट कम है या ज़्यादा है, ये हम इसके बताने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने नंबर 2 पे रखा है, मेमोरी बेस्ड हो लेकिन स्मॉल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हो, उनको करते हैं। एंड फिर तीसरे नंबर पर आती है बात
कि उन क्वेश्चंस को करते हैं जिनके हमको कॉन्सेप्ट्स आते हैं लेकिन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन विद मैक्सिमम टाइम लिमिट। मैक्सिमम टाइम लिमिट का मतलब है आप क्या करते हैं, कई बार किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं बुरी तरीके से और आप उसमें लगातार टाइम देते चले जाते हैं और फिर आप 10 मिनट 15 मिनट ख़त्म हो जाते हैं और आप देखते हैं यार ये क्वेश्चन जो है हो तो गया लेकिन बहुत टाइम निकल गया है, और वो आप फिर से वही लूप बनना शुरू होता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है और वो प्रेशर जब आता है तो हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबके साथ होता है, इसको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी नहीं होना है इस चीज़ को लेकर के कि यार ऐसा होता है तो कैसे काम चलेगा, तो बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है इसको लेकर के। लेकिन हाँ, फिर भी जानना ज़रूरी है कि हमें बहुत ट्रैप में नहीं फंसना है। तो क्या करना है, विद मैक्सिमम टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा थर्ड वाले पार्ट में मुझे टाइम नहीं देना है, और फिर उसके बाद आप ये पेपर करना शुरू करें। तो इसी में स्ट्रैटेजीज आप चेंज भी। अब आती है बात, कई लोग कहते हैं सर सब्जेक्ट कौन सा पहले चूज करें, तो मेरा मानना ये है कि यार फिर से वही बात, जब तुम मेमोरी बेस्ड की बात कर रहे हो तो सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा आएगा, केमिस्ट्री आएगा, उसके बाद फिजिक्स आएगा, उसके बाद मैथ्स आएगा, उसके बाद फिर आप जब सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं, मतलब आप जब तीसरे वाले पे आते हैं ना, तो आप अपने मन का अटेम्प्ट कर सकते हैं विद मैक्सिमम टाइम लिमिट, लेकिन ध्यान रखिएगा ना। तो ये एक स्ट्रैटेजी है बच्चों, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है इस स्ट्रैटेजी पर भी। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मैंने आपसे बात शेयर की इससे आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए, ताकि आप फाइनली एडवांस की प्रिपरेशन करें, जम के करें और फोड़ दें। और वैसे भी हम आपकी मदद के लिए इस समय बेहद तैयार हैं। हम लगातार 1 शॉट ला रहे हैं, और हमने तो इवन ये भी प्लान किया है कि हम अल्टरनेट डेज में हर दिन 1 शॉट लाएं और पूरी फिजिक्स को रिवाइज करवा दें, ठीक है ना बच्चों। और कैसे पता है क्या, कैसे मैं बताता हूँ। लोग कहते हैं PYQ सॉल्व करना चाहिए, हमारा प्रयास है हम 3 साल के PYQs आपके साथ बैठ करके सॉल्व कर दें, ताकि आप बैठो 1 शॉट कंप्लीट चैप्टर विद PYQs खत्म। तो तैयारी है बच्चों, प्रयास है, बस यही है मानना कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इस 1 शॉट से, ताकि वो एडवांस की प्रिपरेशन कर सकें। अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं दोबारा हम लोग। थैंक यू।